हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2023 फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर भी 2023 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शासक ने ऐसा सिक्का चलाया, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। बादशाह अकबर जो थे वहीं एक सोने के सिक्के चलाए थे जिस पर रामसिया शब्द लिखे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो उनका व्यक्तिगत नाम देव था। काशी क्या है? तो काशी जो है यह है देव नगरी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थान है वो सबसे ज़्यादा फेमस है जैनों के लिए, जैन धर्म के लिए। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुगुण के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो परमार शासक भोज जो थे वो धारा नगरी का शासक थे और विद्यानुराग के लिए इतिहास में सबसे फेमस थे। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। नेपाली, मराठी और नेवारी ये सभी देवनागरी लिपि का अंग है। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? तो ये मराठी भाषा में किए थे। मिडिल क्लास की जितने भी पढ़ाई किए थे वो मराठी भाषा में किए थे। मूल्य ने अर्थात गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई किए थे वर्धा से। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली जो भाषा होते थे वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे। ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ल बोलते हैं। ठीक, तो ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो ये भाषा जो है ये मराठी है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो जो बांग्ला लिपि थी वो नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो जो केरल के शासक थे तो वो अपने नागरी लिपि में लिखे थे कि वीर केरलस्य। पहले पहल किस राजाओं ने लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो सबसे पहले जो राजा वहाँ के थे तो विजयनगर के राजाओं ने क्या किए थे कि नंदी नागरी में नाम दिए थे। टकसाल, टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का जो संबंध है वो है टकसाल जो था प्राचीन समय में सिक्के को कहा जाता था। ठीक, तो टकसाल क्या हो जाएगा? सिक्कों से संबंध है टकसाल का। अगला प्रश्न है, श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है?
तो श्रवणबेलगोला जैन धर्म से है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। ऐसा आप लोगों को ट्रिक बताएं तो गु से गुना कर, अन्ना यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी है ना, तो गुना नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी जो लिपि है वही मराठी भाषा की लिपि है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को देवनागरी, नागरी नहीं, देखिए यहाँ ध्यान से, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी कहा जाता है। देवों की नगरी काशी। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहे थे अल्बेरूनी। मालवा में नगर जो था नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा कहा था अल्बेरूनी ने। अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष थे एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में मिहिर भोज थे, तो उनका ग्वालियर था वो प्रसिद्ध, वो था टोटली संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है वो है इंदौर के पास। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो अपने लिपि को कहते थे नंदी नागरी, और ये 14वीं-15वीं सदी में। ठीक। हिंदी लिखी जाती है, तो हिंदी जितने भी होते हैं वो सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? ठीक, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसको घुमाकर इस तरह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर जो था, तो वहां पर नंदी नागरी लिपि चलता था। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं से 11वीं सदी तक नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। 8वीं से 11वीं सदी तक सर्वदेशिक लिपि थी। अगला प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले जो दक्षिण भारत की नागरी लिपि थी उसे सिद्धम लिपि कहते थे। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? तो गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में, जिस टाइम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, उस टाइम गुणाकर मूले का जन्म हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार जो थे धारा नगरी के रहने वाले थे। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को कहा जाता था कि देवनगर। गुणाकर मूले गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो टोटल निबंध 2500 से अधिक लिखे हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले जी के हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध कृति है? तो गुणाकर मूले जी की।
इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से है। गुनाकर मुल्ले की मृत्यु कब हुआ? तो उनका मृत्यु हुआ था 2009 में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इनका स्टार्टिंग लेख जो था वो हम लोगों को दक्षिण भारत में मिला। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी की है। बेतमा दान पत्र कब की है, किस समय का? तो 1020 ईस्वी का है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो उत्तर भारत में देखिए, पहले दक्षिण भारत में देवनागरी चलता था, ठीक। अब उत्तर भारत में जो लिपि थी, तो नागरी लिपि कब से चलने लगे थे? 8वीं सदी से। निबंध के लेखक कौन है? तो निबंध के लेखक गुनाकर मुल्ले हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है। ये सभी किधर की भाषा है? तो ये सभी भाषा जो है दक्षिण भारत की है। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की भाषा रचना संस्कृत में हुआ है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की जो लिपि थी वो नंदी नागरी कहलाती थी। 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो पद्मावत जो था उस टाइम, तो 10वीं-11वीं सदी में भारत और यूरोप के बीच व्यापार के संबंध के बारे में बताता है। कौन? पद्मावत। और ये अकबरनामा जो है अकबर की रचना है। और रामचरितमानस जो है ये कालिदास की रचना है। शहनामा है शाहजहां की, ठीक। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल जो है दक्षिण भारत की, तो तमिल सबसे उस टाइम प्रचलित भाषा थी। सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की कृति की बात करें तो दोहा कोश है। और आपको बता दें कि हिंदी का जन्मदाता सरहपाद को माना जाता है, ठीक। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद की है। हिंदी के आदि कवि हैं। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। प्रश्न भी आ गया, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुनाकर मुल्ले जी की है। सूर्य नामक पुस्तक लिखे हैं सूर्य, ठीक। ये है गुनाकर मुल्ले जी की। नेवरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवरी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का शासक था। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है। विद्यानुराग के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध थे? तो मिहिर भोज प्रसिद्ध थे। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? तो उनके चाचा का नाम था कृष्ण। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो गोमटेश्वर का भव्य पुतला की बात करें तो ये है श्रवणबेल गोला में। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था?
किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? तो विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो एलोरा के प्रेजेंट में जो गुफा है वो राष्ट्रकूट के शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी, नई राजधानी, वो मान्यखेट है। ठीक। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? तो महावीराचार्य जो थे तो गणित सार संग्रह की रचना किए थे। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से है? तो गंग वंश के जो शासक थे प्रेजेंट टाइम में उनका संबंध उड़ीसा से है। ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था। तो जो ब्राह्मी शैली की जो प्रचलन था तो वो उस टाइम उड़ीसा से भी था। ठीक। इस वीडियो में टोटल 63 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।